अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, ऐसा गुमान होता है कि रियासत पाकिस्तान सियासी लिबादे में उड़े हुए कुछ ऐसे तकरीबकार जो कि पाकिस्तान के अंदर एक अनार्किक सिचुएशन फैला रहे थे, उनके खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें तरीके इंसाफ के उन तमाम तकरीबकारों के खिलाफ फैसले सुना रही हैं 9 मई के हवाले से, तो ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि पूरे मुल्क का एक मुतालबा था कि जल्दी इंसाफ किया जाए, कौम के सामने हकीकत लाई जाए, ताकि पता चले वो कौन से मकरू किरदार थे जो पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के अहम तरीन पिलर के खिलाफ साजिश के अंदर मुलविस थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम इंसाफ का सिलसिला जो है वो इस वक्त बड़ी तेजी बड़ी सूरत के साथ इस वक्त जारी है। मगर उसके साथ साथ जो है कुछ कुव्वतें बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मफादात के ऊपर हमला आवर है, और कुछ कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर से बैठ के ही भारत दुश्मन मुल्क को ऐसे जवाब फराम करती है कि वो उठकर FATF भी चला जाता है। ये तमाम क्या कहानी है, तबसरा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तिरसे निगार तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। तारिक साहब, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि इस वक्त जैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें वो फैसले सुना रही हैं, तरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनको बरी भी कर दिया गया, जिसका मतलब है कि वाज़ेह तौर पर मेरिट के ऊपर, शवाहिद के ऊपर तमाम फैसले किए गए हैं। तो अब तरीके इंसाफ इसको चैलेंज भी करने जा रही है। क्या चैलेंज करने से कोई बात बन पाएगी? पहली बात यह है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि मरकज़ी क़यादत को जो है वो सज़ा मिली, क्योंकि मरकज़ी क़यादत जिसने मरकज़ी किरदार अदा किया था अभी तक उसको सज़ा नहीं मिली। ये जो 9 मई के वाक़यात थे, 9 मई 2023 को वाक़यात हुए थे, उसका कोई मास्टरमाइंड तो होगा ना। आखिर किसी ने प्लान किया होगा, किसी ने पहले से बताया होगा कि जब गिरफ़्तारी होगी जनाब चेयरमैन साहब की, पैटर्न इन चीफ़ की, तो फिर कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ कहाँ अटैक करना है, किस किस जगह को निशाना बनाना है, किन किन को लोगों को ड्यूटी दी गई होगी। तो अभी जो मरकज़ी लोग हैं अभी बाकी हैं। अभी ये जो लोग जो हैं ये मरकज़ी नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमल दरामद किया। अभी वो साजिश जो है वो मंजर-ए-आम पर आनी है कि वो कौन सा एक नंबर 1 आदमी था, उसके नीचे 4-5 लोग कौन थे जिन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई किए होंगे कि मियाँ वाली जाना है, जिन्होंने टारगेट तय किया होगा कि जना हाउस जाना है, जिन्होंने ये फ़ैसला किया होगा कि GH के ऊपर हमला करना है, जिन्होंने सोचा होगा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को आग लगानी। ये सारे अभी चीज़ें सामने आनी है। अब केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फैसले आ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर आ रहे हैं। जब ये मिलिट्री ट्रायल का वाला मामला चल रहा था और PTI और उसके वकला ने जाके वहाँ आर्गूमेंट किया था, तो आपको याद होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक हुक्म है, फैसला है कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में फैसले जो केस चल रहे हैं उनको 4 माह के अरसे में ख़त्म किया जाए। वो 4 माह का अरसा अगले चंद रोज़ में ख़त्म होना है। ATC अदालतों पर यह लाजिम है कि वो 4 माह की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले या उस मुद्दत के करीब फ़ैसले करें। अभी पिंडी में और लाहौर में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पर फैसला अगले चंद रोज़ में आना है। जिस तरह आपने कहा कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ मजबूत एविडेंस थी उनको सज़ा दे दी गई है, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ कमज़ोर शहादतें थी या वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे या जिन्होंने अपना केस संजीदगी से आइनी कानूनी तरीके से लड़ा, सियासी तरीके से नहीं लड़ा, उनको बरी भी कर दिया गया। ज़ैन कुरैशी साहब बरी हुए, वफ़ात चौधरी साहब बरी हुए, कुरैशी साहब बरी हुए, बहुत से लोग बरी हैं, बहुत से कारकुन बरी हुए हैं। चौथा, आपने बात की कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें पूरा ड्यू प्रोसेस करके, देखिए एक बंदा भी ऐसा ये नहीं कह सकता मीडिया पे आके कि उसके साथ ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। गिरफ़्तारियाँ हुई, उनको ज़मानतों का मौका मिला। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत से कारकुन ऐसे हैं जो आज भी इस वक्त ज़मानतों पर रिहा हैं, दंदनाते फिर रहे हैं और 5 अगस्त की तैयारी करते फिर रहे हैं। जिसका मतलब है कि कोई उनको कानूनी शेल्टर था तो वो ज़मानतों पर आए। फिर उसका पहलू ये है कि उनके पास एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो फ़ैसला है, उसके बाद उनके पास हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं, प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहे हैं, और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल पूरा लीगल कवर मौजूद है कि इन फैसलों को चैलेंज करें। इन फैसलों को चैलेंज करने के बाद अपने लिए रेमेडी ले। अगर वो अपना केस साबित करने में कामयाब होंगे कि वो जनाब उसमें मौजूद नहीं थे, तो बिल्कुल रहा हो जाएंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि 9 मई जो है वो वाक़या हुआ, कोई डिनाई कर सकता है? आखिर वो 9 मई जन्नत तो नहीं कर गए ना। जिन लोगों ने किया है, जो वो PTI के लोग थे, इनका तो ये कहना था कि वो हमारे लोग ही नहीं हैं, तो अब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं? अगर उस वक्त उनका ये कहना था, वो तो इनका वतीरा है ना। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पहले जवानों को सड़कों पर लेकर आओ, उसके बाद जब वो जेलों में जाते हैं बड़ी तो खुशी व्हाट्सएप ग्रुपों में कहा कि मैं पहुंच रही हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, आप भी वहाँ पहुँचे,
خوشی خوشی جناب سیلفیاں بنائی, خوشی خوشی اپلوڈ کی اور کارنامے کے طور پر پیش کیا گیا, کیونکہ اس وقت ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہیں سے, یا ان کو یہ باور کرایا گیا تھا, ان کو غلط فہمی ڈالی گئی تھی کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں ادارے کے اتنے % لوگ آ جائیں گے اور انقلاب آئے گا, اور انقلاب کے اگلے دن جو ہے وہ جناب پیٹرن ان چیف جو ہیں پی ایم ہاؤس میں ہوں گے, اور باقی کارکن اپنے اپنے حصے, اپنے اپنے جسے اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق مختلف عہدوں پر براجمان ہوں گے, اور ملک میں حکومت ہوگی, اور جو باقی جو ادارے ہیں اور جب اس وقت کی جو حکومت تھی وہ جو ہے جیلوں میں ہوں گے. تو وہ ایک انقلاب ان کے خیال میں, میرے خیال میں ایک بغاوت تھی جو کہ ناکام ہوئی, اور ناکام بغاوت جو ہے ہمیشہ اس کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے. طارق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل شیلٹر اس وقت تحریک انصاف کے لیڈرز کو بھی, کارکنان کو, سب کو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ریمیڈی لے سکتے ہیں, مگر پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر اس وقت میڈلنگ کرنے سے باہر سے کوشش کی جا رہی ہے. باہر کچھ ایسی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں, قاسم اور سلیمان جو خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ باہر بیٹھ کر جوئش لابی کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے ڈیفرنٹ حکومتوں کو پریشرائز کر کے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے, پاکستان کے مفادات کو بدنام کیا جائے, ہرٹ کیا جائے, پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا جائے. تو یہ قاسم اور سلیمان کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو کیا کس طریقے سے ہرٹ کر سکتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے درج کیا تھا, مثال اس کی تاریخ میں موجود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو کیس تھا, اس وقت لوگوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے جو وکلا ہیں اس کیس کو قانونی طور پر نہیں لڑ رہے بلکہ سیاسی طور پر لڑ رہے ہیں. قانونی دلائل کے بجائے وہ سیاسی باتیں کرتے تھے, آخر اس کا نتیجہ نکلا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. اس وقت جو عمران خان صاحب کے جو پیٹرن ان چیف صاحب عمران خان صاحب, ان کے جو دوست ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ اگین وہی کام کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو سیاسی معاملہ بنا کے جو ہے اس سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں کہ عدالتوں پر پریشر پڑے, حکومت پر پریشر پڑے, اسٹیبلشمنٹ پر پریشر پڑے, سینیٹرز کا پریشر آئے, کانگریس مین کا پریشر آئے, برطانیہ سے پریشر آ جائے, انڈیا سے پریشر آ جائے, وہ جو ان کے ہمدرد ہیں جو لابی ہے اسرائیلی, وہ کوئی ایسا پریشر ڈال دیں, آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر آ جائے, ورلڈ بینک کی طرف سے پریشر آ جائے, کس طریقے سے اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ بچے قاسم اور وہ جو ان کا صاحبزادہ ہے سلمان, وہ ان کے والد صاحب جیل میں ہیں, اور اپنے والد صاحب سے آئیں, آ کے ملاقات کریں اور قانونی طور پر کیس لڑیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہے محترمہ جمائمہ صاحبہ, جو بڑی طاقتور خاتون ہیں, امیر خاتون ہیں, ان کی رائے کچھ اور ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ ان کے بچے پاکستان نہ جائیں. ان کی جو پھپھی صاحبان ہیں, پھپھیاں ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں آئیں اور آ کے اس تحریک کو لیڈ کریں تاکہ ایک ناکام تحریک میں جان پڑے. ان کے جو چیئرمین صاحب خود ہیں, بانی چیئرمین صاحب خود ہیں, اور ان کی جو اہلیہ ہیں جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں, ان کی رائے کچھ اور ہے. 3 مختلف رائے میں وہ بچے پھنسے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسے سارے لوگ ان بچوں کو اپنی اپنی سیاست اور اپنے اپنے ٹارگٹ, اپنے اپنے اہداف کی قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. ان بچوں کو تھوڑا عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ جو انٹرویو آیا ان کا, اس انٹرویو میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی بالکل بے بنیاد باتیں کہ جی ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. خود ان کے بہنیں کل پرسوں ملاقات کر کے آئی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ پورے کمپلیکس ہے ان کے پاس, اور ان کو کھانا بھی ملتا ہے, ان کو ایکسرسائز کا سامان بھی ملتا ہے, کتابیں بھی ملتی ہیں. تو جس بندے کو کتابیں مل رہی ہوں, جس بندے کو ایک پورا کمپلیکس ملا ہو 7 سیل پر مشتمل, وہ تو تنہائی کا شکار نہیں اور ہوتا. جیل میں بیٹھ کے بڑے بڑے ڈائریکٹیو سے تحریکوں کو لیڈ کر رہا وہ ہوں. ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اکلا ہی کافی ہوں. انہوں نے کہا ہے پرسوں پچھلی جمعرات کو جب میڈیا کے لوگ گئے تھے, ہمارے ساتھی ہیں, سارے کولیگز ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اکلا ہی کافی ہیں تحریک چلانے کے لیے. تو وہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہے. تو اگر وہ ان کو لوگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, ان کے میسج بھی باہر آ رہے ہیں, تو پھر وہ بچے کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. وہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکے گی, لیکن میں ان کو پھر مشورہ دوں گا کہ اپنے والد صاحب کے کیس کو سیاسی طور پر نہیں, قانونی طور پر لڑیں اگر ان کے پاس کوئی قانونی ایویڈنس ہے. طارق صاحب, ابھی آپ نے جیسے منشن کیا کہ اڈیالہ کے دروازے کھولنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے آئی ایم ایف کے تھرو ہو, چاہے ورلڈ بینک کے ذریعے ہو, امریکہ کے ذریعے, کانگریس مین کے ذریعے. ایک اور بڑا اس میں خوفناک ترین حربہ استعمال ہوتا رہا ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ ترین بیانات دیے جاتے رہے ہیں, خاص طور پر اداروں کے خلاف اور سیکیورٹی میٹرز کے حوالے سے. اب ایک ایسا ہی غیر ذمہ دار ترین بیان جو ہے, ایک بڑا شفاف اور غلیظ بیان جو ہے, اس کو اٹھا کر بھارت FATF کے اندر پاکستان کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا ہے کہ جی پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کارنامہ ہے. تو یہ کارنامہ کس طریقے سے پاکستان کو ہرٹ کر رہا ہے, اور بھارت مزید کیسے اس قسم کی قیادت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان کو 10 سال لگے تھے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں. بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے.
पाकिस्तान के अदारों ने मेहनत की, कानून साजी की, इंच इंच आगे बढ़े और इंच इंच आगे बढ़कर भरपूर सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान का नाम निकला। अब जो जनाब मोहतरम गंडापुर साहब हैं, उन्होंने एक ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम तालिबान को पकड़ते हैं, TTP वालों को पकड़ते हैं, तो हमारी अदालतें जो हैं वो दहशत गर्दों को छोड़ देती हैं। और उनको ये फ़िक्रा बोलते हुए अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान की कनपट्टी पर बंदूक रख के चला दी है। ये इतना नाजुक मामला है। उस बयान को फौरी तौर पर भारत ने उठाया। भारत के सफारतकार जो फ्रांस में थे, जो डेनमार्क में थे, जहाँ जहाँ वो एक्टिव हैं, वो गए और उन्होंने इस वीडियो टेप को उन्होंने जाके बाकायदा तौर पर एक सबूत के तौर पर FATF के ऑफिस में जमा कराया कि ये वो मुल्क है जिसको आपने लिस्ट से निकाल दिया था, और ये वो मुल्क है जिसका एक चीफ मिनिस्टर, एक इंपॉर्टेंट सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारी अदालतें जो हैं दहशत गर्दों को छोड़ती हैं। तो ये तो मुल्क जो है वो दहशत गर्दी, उसका मुल्क के निज़ाम में मौजूद है कि दहशत गर्दी को सरपरस्ती की जाए। अब ये वो जो गांठ है ना, जिसे कहते हैं हाथों से दी हुई गांठें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अब ये जो गांठ गंडापुर साहब ने लगाई है अपनी हमाकत की वजह से, वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अनफॉर्चुनेटली वो अपने दांतों से खोलनी पड़ेगी। भरपूर सफारतकारी करके फिर कहीं बताना पड़ेगा कि ये एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की जानिब से है जिस सुबह बातें कुछ और होती हैं, दोपहर को कुछ और होती हैं, शाम को कुछ और होती हैं, और शाम को 8 बजे के बाद ख़ास वजूहात की बुनियाद पर कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तारिक साहब, चलिए, चूँकि सफारतकारी का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स जो है वो बड़ी सूरत के साथ और बड़ी जो है ज़बरदस्त अक्लमंदी, होशमंदी के साथ खेल रहा है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो भारत एक नाकाम मुल्क के तौर पर उभर रहा है दुनिया के सामने। इकोनॉमिकली भी उसकी तमाम क्रेडिबिलिटी इस वक्त ज़ीरो हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान आप देखें, एक जानिब जो है सुपर पावर अमेरिका, उसकी मंडियां पाकिस्तान के लिए खुल गई हैं। पाकिस्तान के लिए इवन टैरिफ जो है उन्होंने 10% कम कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड डील स्ट्राइक करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत के ऊपर 25% टैरिफ के साथ जुर्माना भी आयद कर रहे हैं। तो चीखें निकल गई हैं भारत की, कैसे देखते हैं इसको? कामयाब सफारतकारी है कि इस वक्त 7 भारतीय कंपनियां जो हैं वो बैन हो चुकी हैं अमेरिका में। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि वो टैरिफ जो पाकिस्तान पर 29% लगता, आज वो 19% हो गया। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी आएगी। ये देखिएगा आने वाले दिनों में। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, उसका सरबराह कह रहा है कि जब मार्का हक बरपा हुआ तो पाकिस्तान जीत रहा था और भारत शिकस्त खोरदा था, और भारत का सदर और भारत का प्राइम मिनिस्टर और भारत का वज़ीर ख़ारजा मेरे पास भागते हुए आए कि खुदा के वास्ते जंग बंद कराओ। ये बात 30 दफ़ा कह चुके हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि इंडिया पाकिस्तान को जो शंघाई तावन तंजीम है वहाँ दहशत गर्दी में मुलव्वस करना चाहता था, वो नाकाम हुआ। भारत जो है क्वाड तंजीम जो थी उसमें पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करना चाहता था दहशत गर्दी में, वहाँ नाकाम हुआ। भारत जो है ब्रिक्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान जो है वो जारी कराना चाहता था, उसमें नाकाम रहा। पाकिस्तान की, जिस आपने कहा कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ हाउसिंग का जो शोबा है उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर की वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से। और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिल के तेल तलाश करेंगे, तो जो एक ब्रिगेड है पाकिस्तान में, उसने कहा कि जी पाकिस्तान में जो है तेल कहाँ से आ गया। तो मैं उनको याद दिलाऊंगा जनाब बानी चेयरमैन साहब का 2021 और 22 की उनकी तकरीरें। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के समुंदर में इतना तेल मौजूद है ज़ेरे ज़मीन कि वो जब हम तलाश कर लेंगे तो पाकिस्तान में जो है ना वो लहरें बहरें हो जाएंगी और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो अब उनसे सवाल ये पैदा पूछना ये है कि वो जो चेयरमैन साहब ने उस वक्त कहा था कि तेल मौजूद है, ये वही तेल है या कोई और तेल है? अगर वो उनकी बात उस वक्त ठीक थी, उस वक्त तो उन्होंने डोल बजाए थे, भंगड़े डाले थे कि तेल निकला है और पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, तो उस वक्त अगर बात सच थी तो आज झूठ कैसे हो गई? और अगर आज झूठ है तो उस वक्त कैसे सच हो गया? तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब उनका पार्टी सरबराह कह दे कि जी पाकिस्तान में तेल है तो फिर वो खुशी मनाएं, और अगर आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में और हाफिज़ आसम मजीद साहब के दौर में ये तेल जो है उसके दरियाफ्त होने की बातें हों तो फिर उसको डिनाई कर दे। ये तेल अगर निकलेगा तो वो पाकिस्तान का तेल होगा, वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सियासी मुखालफत में और वो जिसे कहते हैं खुंदकबाजी में आप एक ऐसा काम, एक ऐसा कारनामा जो अगर हो गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जनवरी के महीने में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था जेंट्री बीच पाकिस्तान में, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पर मीडिया के लोगों के साथ मिलके उसने कहा था कि अगले चंद माह में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको याद करें
تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ بڑے مثبت طریقے سے یہ مٹیریلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جاتے ہوئے جو ہے آپ کی بات میں یہ میں ایڈ کر دوں کہ یہ وہی جماعت ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہی کہتی تھی کہ اگر لیڈر ایماندار ہوتا ہے تو ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹرز کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اربوں کی انویسٹمنٹ آتی ہے. تو یہ اسی جماعت کا یہ بیان تھا, اور اب جب وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو پتہ نہیں اس کو نہیں مان رہے. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.